वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए वॉइस में आप लोगों को थोड़ा सा चेंज लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा नजला हो रखा है और जो थोड़ा सा नहीं है खांसी वगैरह भी हो रखी है, तो गले में थोड़ा चेंज लग सकता है। चलिए फिर भी आप लोग लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करोगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पर सबसे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, वो है जो आप लोग की रिविजन सीरीज चल रही है उसमें अब की बार अगस्त की वीडियो आने वाली है। आप लोग बोलोगे सर अगस्त की क्यों आ रही है, आने वाली तो अक्टूबर की थी। क्योंकि हम लोग अब तक मार्च, फरवरी, फिर जनवरी, दिसंबर और नवंबर कवर कर चुके हैं, तो फिर बोला था मैंने अक्टूबर लेकर आऊंगा, पर लेकिन लेकर आ रहा हूं अगस्त। इसके पीछे रीजन ये है, मैंने सोचा था कि आप लोग की एक ही वीडियो के अंदर दो दो या तीन तीन महीने की कवर कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने पीपीटी बना ली थी अगस्त के महीने की, तो फिर मुझे जो नेक्स्ट महीने की पीपीटी बनाने का ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए फिलहाल मैं एक ही महीने की रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों की लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी, 2 घंटे से नीचे की रहेगी मतलब, ठीक है। 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर रह सकती है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा आप लोगों का अगस्त महीने का करंट अफेयर आप लोगों का 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी शानदार तरीके से आप लोगों का जो करंट अफेयर है, अगर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो रिविजन वीडियो है इनको आप लोग जरूर देखिए और इसके बाद में अपना रिविजन जो है वो और दुरुस्त बनाइए। ये जो वीडियो है नॉर्मली आप लोग की संडे में आती थी द हिंदू न्यूज़पेपर के टाइम पर अब की बार जो ये वीडियो आने वाली है, ये आने वाली है मॉर्निंग में 4 बजे। रीजन क्या है इसका रीजन ये है, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर संडे में पेपर होता है, तो कम से कम अगर एक दिन पहले नहीं डाल सकते हो तो इसको मॉर्निंग में डाल दो कि अगर हम लोग पेपर देने जा रहे हैं तो देखकर कम से कम इसको चले जाएं, ठीक है। तो ये मुझे एक अच्छा सजेशन लगा कि इसको हम लोग जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है 4 बजे वाली, तो उसकी जगह पर ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और फिर आप लोगों का जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो आप लोगों का अपने टाइम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग एंजॉय करिएगा, उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगला जो हफ्ता होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे अक्टूबर और जो सितंबर है उसकी एक साथ कंबाइन कर लेंगे, वरना एक महीने की तो देखिए आएगी जो मैंने आप लोगों को नॉर्मली बोल रखा है। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं, जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। महीने की मैंने प्रॉमिस कर रखी है कि हर महीने की लेकर आऊंगा, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। पर लेकिन हो सकता है अगर मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया तो कंबाइन कर 2 महीने की एक साथ भी मैं लेकर आ सकता हूं, ठीक है। फिर आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि फिर वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होती है, ओके। तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो पुरानी वीडियो बना रखी है उनको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही काम आने वाला है यार बाद में। अगर आप लोग एग्जाम में जाकर बैठोगे और लगेगा कि यार ये चीजें पढ़ी लिखी थी पर ये चीजें भूल गए, तो फिर देखिए उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, उस चीज पर टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए रिविजन को एक दुरुस्त तरीके से आप लोग को पकड़ के रखना है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो ये वीडियो अगस्त की आएगी कल आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 4 बजे। तो 4 बजे तैयार है ना, देखता हूं कौन कौन मॉर्निंग में उठता है 4 बजे। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बात की जा रही है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में जिसका नाम है सिंगमोह। अगर आप लोग मॉर्निंग वाली वो वीडियो देखते हैं पीआईबी वाली, तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था वहां पर डिटेल में। सिंगमोह जो है यहाँ पर ये मेनली कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो आप लोगों को बताना है कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। ये त्रिपुरा के अंदर, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर या फिर गोवा के अंदर। वीडियो के एंड में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन आज एक बात आप लोगों को बता दूं, जो 2 आर्टिकल आए, 2 बड़े शानदार आर्टिकल हैं, वो आप लोगों का जो ज्ञानवर्धन करेंगे और आप लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता है खासकर पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं कुछ छोटी छोटी न्यूज के बारे में जो कल घटित हुई हमारे देश में, तो उसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये लिंक कैसा आ गया, एक सेकेंड। सबसे पहले जो यहाँ पर जो न्यूज है, ये बात चल रही है कोरोना वायरस के बारे में। तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कोरोना वायरस जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है, तो उसी के बारे में कुछ न्यूज है। सबसे पहले तो कई सारे एरिया में बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो अप टू द मार्क नहीं पहुंच पा रही है, वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। चलिए वैक्सीन की कमी है, समझ में नहीं आता है किसी इंसान को वैक्सीन नहीं मिली है, पर लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास में मत जाइएगा, थोड़ा सा अपना ढंग से देखकर चीजों को देखेगा। एक इंसान जो है उसको कम से कम वेरीफाई कर लेना चाहिए, इस तरह की हरकतें न हो। कई बार ऐसी ह्यूमन एरर आप लोगों को देखने को मिलती है। 3 जो ऐसे हैं जिनको रेबीज की दवाई दे दी गई वैक्सीन कोविड-19 की बोलकर, यानी कि जो रेबीज की जो दवाई होती है, ठीक है, वो वैक्सीन उनको देनी थी कोविड-19 की।
तो इसके चलते यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली। ये एल्डरली वुमेन थी, 3 महिला थी जिनको यहाँ पर इस तरीके से दवाई दी गई, ठीक है। तो हालांकि उनको बाद में सस्पेंड कर दिया गया जिनके द्वारा ये हरकतें की गई। ये जो केस देखने को मिला ये शामली उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। तो देखिए ऐसी घटनाएं जो घटती हैं ये कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा देती हैं, तो ये सोसाइटी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। और कई बार आप लोगों ने ऐसी भी न्यूज़ें सुनी होगी कि कुछ लोगों को, किसी को दवाई की जरूरत थी, किसी को या फिर ब्लड की जरूरत थी, तो उन्हें गलत तरीके से, एक महिला थी, प्रेग्नेंट महिला थी साउथ इंडिया में, उसको एड्स अफेक्टेड जो लोग था उसकी जो बेसिकली उसको ब्लड प्रोवाइड करा दिया गया था, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये जो इस तरीके की जो नेग्लिजेंसी होती है, इस तरीके की जो एक गलतियां होती हैं यार, ये किसी की लाइफ के एक तरीके से किसी की लाइफ को, अपनी किसी जिंदगी को पे करनी पड़ जाती है, जो कि काफी खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रियंका गांधी जी हैं, वो बोल रही हैं कि हमारी कंट्री में सीबीएसई के एग्जाम नहीं होने चाहिए क्योंकि कई सारे ऐसे एरिया जहां पर हम लोगों ने नाइट में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है, सीबीएसई के एग्जाम होने चाहिए अभी फिलहाल या नहीं होने चाहिए, या फिर पोस्टपोन कर देने चाहिए? अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो यार देखो कंडीशन ऐसी चल रही है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, फिर से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो कम से कम बच्चों के लिए थोड़ा सा हम लोग को सतर्क यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम आते जाते रहेंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम लगा लो, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, क्या क्या दिक्कत चल रही है, पर लेकिन इस तरीके की सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। आगे बात करते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में जो फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कौन है, तो आंख बंद कर इनका नाम लिख सकते हैं। ये है हमारी कंट्री के फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन साहब को जो इनका काम रहा टीबी को इरेडिकेट करने में, जिसको आप लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, तो काफी बड़ा योगदान इनके द्वारा दिया गया, तो उसके लिए इनका योगदान जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अगर टीबी के बारे में आप लोगों से बात करूं, हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को रोकने के लिए 1995 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। हम आगे चलकर 2011 में हम लोगों की कंट्री में जो है वो टीबी के केस आने बंद हो गए। फिर 3 साल का गैप देखता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 3 साल तक कोई केस आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। फिर 2014 में चलकर हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कौन ये डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक सेकेंड, ये टीबी के बारे में नहीं है, पोलियो के बारे में सॉरी, एक सेकेंड, ट्यूबरकुलोसिस गलत बता दिया। ये पूरी जो न्यूज मैंने आप लोगों को बोली है ये है पोलियो के बारे में। चलिए कोई नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिल गई। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है ये है किसके बारे में? पोलियो के बारे में, ठीक है। तो अभी अगर टीबी के बारे में बात करें, यानी कि गलत जगह इन्फॉर्मेशन बताइए पर इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया वो पोलियो के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में एक डे भी इससे रिलेटेड सेलिब्रेट किया जाता है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो यहीं से निकल कर आता है। हमारी कंट्री में जब ये चीजें स्टार्ट की गई थी, ये मैंने आप लोगों को डे वाली जो वीडियो होती है उसमें आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारी कंट्री में, जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी की एक बीमारी होती है, जो कि टीबी की बीमारी होती है, बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरिया से फैलती है। और हमारी कंट्री का जो टारगेट है इसको खत्म करने का 2025 हमारा टारगेट रखा गया है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्ल्ड का टारगेट रखा है वो आप लोग बताइए वो क्या है। और अगर बात करते हैं आप लोग यहाँ पर ये सारी ट्यूबरकुलोसिस, इवन अगर कोई भी बीमारी आप लोगों के सामने आती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यहाँ पर तीसरा है वो यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करता है। तो हेल्थ का कोई भी इश्यू आए तो आंख बंद कर आप लोग इसका नाम ले सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का टारगेट क्या है ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, ये जिक्र किया गया है REACH, रीच, ए चेन्नई बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, हल्का सा इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक दुखद समाचार आप लोग बोल सकते हैं, पर एग्जाम के लिए काम का नहीं है, पर हाँ सचिन तेंदुलकर वाला एक यहां पर शॉट इनके द्वारा मारा गया, 99 पर आउट हो गए है, ठीक है। नॉर्मली सचिन तेंदुलकर साहब जो है वो 99 पर कई बार आउट हुए, तो वही चीज मुझे एकदम याद आ गई। चलिए जो भी है ये अब हमारे बीच में नहीं रही। ब्रिटेन के जो प्रिंस फिलिप हैं इनकी जान चली गई है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए। आगे चलते हैं। वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, तो वैक्सीन की कमी चल रही है, मैंने आप लोगों को बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन। देखिए रिलीजन के बारे में जब बात करते हैं ना हमारी कंट्री में, तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। रिलीजन को लेकर लड़ाई भी आप लोगों को होती नजर आती है। अगर फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाएंगे हमारे संविधान में, जो कि पार्ट 3 में रखे हैं, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। प्रॉपर आर्टिकल 25 में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें बता रखी है कि आप लोग अपना कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हमारी कंट्री को सेक्युलर कंट्री बोला गया इसीलिए, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो इंडिविजुअल है वो अपना धर्म खुद चूज कर सकता है, कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के बारे में यहां पर बोला कि कोई भी किसी के रिलीजन में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस बढ़े, गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़े, अब यहां पर फर्टिलाइजर के भी प्राइस बढ़ रहे हैं। तो सेंटर ने अभी बात की यहां पर कि जो मीटिंग की जा रही है कि जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में, कि फर्टिलाइजर के जो प्राइस हैं जो बढ़ रहे थे उनको रोका जाए। तो यहां पर इसके ऊपर भी मुद्दा चल रहा है, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो डीजल पेट्रोल के या फिर जो गैस के प्राइस तो नहीं रुक पाए, तो फर्टिलाइजर के हो सकता है रुक जाए, क्योंकि एक साइड में फार्मर का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ताकि उसको और ज्यादा यहां पर सपोर्ट न मिल जाए इस मुद्दे को लेकर। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप उठाए जल्दी, ठीक है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट जो है वो आगे निकल कर आई। सिविल अब बात की जा रही है यहां पर, अभी आप लोगों ने देखा था कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पकड़ लिया गया था। किसके द्वारा ये पकड़ लिया गया था? यहां पर माओइस्ट के द्वारा, ठीक है। तो सिविलियन वाज रिलीज इन द एक्सचेंज फॉर कमांडो, ठीक है। तो यहां पर एक्सचेंज में चीजें बेसिकली यहां पर देखने को मिली अभी। तो अपनी ही कंट्री में सारी चीजें चल रही है, तो देखने में थोड़ा सा तो बुरा लगता है यार ये सारी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। भूटान और चाइना मिलकर काम करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया था डोकलाम वाले एरिया में काफी लंबे समय से दोनों कंट्री के बीच में रस्साकसी चल रही थी। चाइना की हरकतें क्या रहती है? चाइना ऐसा करता है कि एक पर्टिकुलर जो रीजन है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। जैसे यहां पर देखिए, ये है भूटान, ठीक है, ये हो गया चाइना। यहां पर ये जो रीजन है इसको बोलते हैं चुंबे वैली। यहां पर एक डोकलाम वाला एरिया है। तो चाइना क्या करता है, एक कंट्री के दो एरिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, तो फिर बोलता है कि ये वाला एरिया छोड़ दूंगा, ये वाला एरिया मुझे दे दे, यानी कि उसी कंट्री के दोनों एरिया के साथ में बार्गेनिंग करता है। तो ये इतना उन्हें कहते हैं कि इतनी कुत्तागिरी वाली हरकत करता हुआ चाइना नजर आता है। मतलब सामने वाले के दोनों एरिया ले लिए और एक बोलता है कि एक एरिया मुझे दे दो और दूसरा एरिया तुम्हारा। तो ये सारी सिचुएशन थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ऐसी सिचुएशन आप लोग कई बार देखने को मिलती है। तो ये चीजें जो थोड़ी सी हैं, ये चाइना बार बार ऐसी हरकतें करता है। हमारी कंट्री में भी बार्गेनिंग करता है, एक साइड में अरुणाचल प्रदेश, एक साइड में जो आप लोगों को देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो लद्दाख वाला रीजन है आज की डेट में। तो ये सिचुएशन है, तो देखते हैं क्या शांति यहां पर निकल कर आती है। आगे चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के लंगोटे यार बनते जा रहे हैं। आप लोगों को पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें चाइना ने पाकिस्तान को पूरा खरीद लिया है, ठीक है। तो इसके चलते चाइना और पाकिस्तान के द्वारा अभी एक दूसरे को कंफर्म किया गया है कि यूएन के अंदर अगर कुछ भी मुद्दा होगा अगर चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी के लिए कितना भी गलत क्यों ना हो, पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर यूएसए जो है ये बड़ी ही एक डिफरेंट तरीके की घटना देखने को मिली। यहां पर यूएसए जो है यहां पर हमारी कंट्री के एरिया में आकर नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि इंडिया के द्वारा बोला गया कि ये हमारी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यूएसए इसमें आकर हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मली देखने वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए था एट प्रेजेंट टाइम, अगर देखे जाए सिचुएशन बन रही है, पर फिर भी ऐसी कंडीशन देखने को मिली। देखिए मुझे ये लगता है एक आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा बड़ा ही प्यारा, रसिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में। मुझे पर्सनली अपने साइड से लगता है कि रसिया एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू यूएसए, क्योंकि यूएसए कभी किसी का सगा नहीं है। यूएसए ने हमेशा से एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री रहा है। आज किसी का है तो कल को किसी का रहेगा। अगर इसको अपने फायदे के लिए अपने बाप को भी गोली मारनी पड़ जाए तो यूएसए वो काम करते हुए झिझकेगा नहीं। तो यूएसए उस कैटेगरी में आता है। पर लेकिन रसिया और जो इंडिया है उसके रिलेशन काफी अच्छे हैं। पास्ट में भी देखिए कोई भी अप्स डाउन क्यों ना आए, पर रसिया ने हमारा साथ दिया है। पर लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने रसिया से काफी ज्यादा डिस्टेंस बना ली है, जिसके चलते अभी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके ऊपर बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी लंबा पुराना ये केस है हमारी कंट्री में। इटली के दो जवान थे, इनके द्वारा हमारी कंट्री में जो मछुआरे थे उनको गोली मार दी गई थी, और फिर बाद में ये बोला कि गलती होगी, हमें लगा कोई लुटेरे आ रहे हैं हमारे पास में, तो उसके चलते इनको हमारी कंट्री में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर यहाँ पर ये क्रिसमस वगैरह कुछ सेलिब्रेट करने अपनी कंट्री में गए तो वापस आने से मना कर दिया। दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन काफी बर्बाद हो गए थे। अभी ये बोला जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए दे दो और जाओ जो तुमको करना है, क्योंकि इससे जिन परिवार के जो लोग हैं जिनकी जान गई है उनको तो वापस नहीं ला सकते, पर लेकिन उनकी जो फैमिली है उसकी लाइफ को थोड़ा सा हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये अभी केस चल रहा है, ठीक है। तो इसकी हियरिंग है नेक्स्ट वीक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। मैंने बोला कि जो मॉर्निंग में आप लोगों की वीडियो आती है इसमें कल आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आप लोगों की अगस्त महीने की जो रिवीजन की वीडियो है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप लोगों को तो इस वीडियो के नीचे आप लोग बता दीजिएगा। फिर अगर कोई दिक्कत आप लोगों को लगती है कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसी टाइम पर लेकर आ जाऊंगा जिस टाइम पर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। यानी कि जो 7 बजे आती है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। मॉर्निंग में उठ के देखिएगा तो जरा सी देर में आप लोगों की चीजें कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप लोगों को जैसा भी सुटेबल लगे, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है।
ये जो एडिटोरियल है काफी इंपॉर्टेंट है, तो 3 मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर बेसिकली एक पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है यहां पर पेरियार ई वी रामास्वामी के बारे में। ये अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे, इनके द्वारा द्रविडियन मूवमेंट चलाया गया था। इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी बोलते हैं। तो इनके द्वारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया, यानी कि कुछ ऐसी कम्युनिटी खासकर जो काफी लार्ज स्केल पर जो दबा कुचला सेक्शन है सोसाइटी का, उसको और दबाने की कोशिश करती थी, उसको रोककर इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं तो इनका नाम आप लोगों से पूछ के इनके मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो आप लोग याद रखते हैं। बाकी तो बहुत सारी बोल बच्चन गिरी के रखी है जो आप लोगों के लिए ज्यादा काम की नहीं है। तो बाकी जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक और बाबरी मस्जिद हमारी कंट्री में बनने जा रही है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर बात करेंगे हमारी कंट्री और रसिया के बीच में रिलेशन, बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में, बड़ा ही डिटेल में डिस्कस करूंगा कहां कहां से हमारी कंट्री में रिफ्यूजी आए पास्ट में, और आखिर हमारी कंट्री का इसके ऊपर क्या मुद्दा है, ठीक है। और फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो कुछ ये अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज सेकंड पेज जो है यहां पर ये कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है और जो इलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बात की जा रही है अनदर बाबरी, क्या हमारी कंट्री में एक और बाबरी वाला केस आने वाला है। बाबरी राम जन्मभूमि वाला मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला काफी लंबे समय तक हमारी कंट्री में। इसकी वजह से 2 रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में काफी बड़ी झड़प रही, इसके चलते ही सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा लंबे समय से। यहां पर इसका डिसीजन अब आया रिसेंटली कि वहां पर आप लोग मंदिर बना दो और दूसरी जगह आप लोग मस्जिद बना दो। तो क्या ऐसा मुद्दा फिर निकलने जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि रिसेंटली अभी एक सिविल कोर्ट है वाराणसी यानी कि बनारस के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में है, जहां से हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो चुनकर आए, यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पर अभी एक सिविल कोर्ट के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला गया कि वो सर्वे कंडक्ट करें। यहां पर ये है ज्ञानवीपी एक मॉस्क है यहां पर ये, ठीक है। तो बोला गया कि इसको चेक करें कि यहां पर पहले हिंदू टेंपल था क्या हिंदू टेंपल को तोड़कर यहां पर यह मस्जिद बनाई गई है। अगर इस तरीके से हम लोग चीजों को चेक करने बैठेंगे तो बहुत बुरी कंडीशन देश में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक केस जो है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो फिर से अगर ऐसा कोई केस बनने जा रहा है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है 2 कम्युनिटी के लिए। जबकि इसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट भी है जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो इसके द्वारा यह बोला गया कि अगर कहीं कोई मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या कोई मस्जिद थी उसको तोड़कर मंदिर बना दिया गया आजादी से पहले, तो उस पे हम कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आजादी के बाद जैसे तैसे हम लोग सब मिलकर एक जगह आए हैं। हमारी कंट्री में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर लीजिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सारे राज्यों को एक जगह संजो कर रखने में। और उस टाइम पर कई सारे जो वेस्टर्न फिलोसफर थे उनके द्वारा तो ये बोला गया था कि ये एक ऐसी कंट्री है जो सर्वाइव नहीं करने वाली, यानी कि हमारी कंट्री के लिए उनके द्वारा ये बातें बोली गई थी, ठीक है। तो यानी कि सर्वाइव नहीं करने वाली है, ये बोला गया था। आगे आने वाले टाइम में बहुत छोटे छोटे टुकड़े इंडिया के होने वाले हैं। तो हालांकि वो चीजें नहीं हो पाई, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। पर लेकिन फिलहाल अगर ऐसे कोई और मुद्दे निकल कर आते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने राम जन्मभूमि वाला देखने को मिला अयोध्या के अंदर, ऐसे ऐसे मुद्दे उखाड़ने बैठेंगे तो दुनिया में हजारों ऐसे मुद्दे निकल कर आ जाएंगे, हजारों ऐसे इशू बन जाएंगे जो कि हमारी कंट्री का जो फैब्रिक है उसको तोड़ने में एक बड़ी ही जल्दी उसको बर्बाद कर देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर यहां पर बोला गया अभी एक कोर्ट रिजर्व रखा गया इशू इनके द्वारा, ठीक है। तो यहां पर उससे पहले इनके द्वारा यहां पर ये डिसीजन दे दिया गया। बोला गया कि यहां पर ये बेसिकली बोला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप लोग जाकर इसकी स्टडी करो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में रखा गया है और इसको शॉर्ट फॉर्म में ASI बोलते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यहाँ पर हमारी कंट्री में जो भी हिस्टोरिकल जो चीजें हैं कल्चर के पॉइंट ऑफ से उनको कैसे प्रिजर्व रखना है उसके बारे में बात करती है। 1961 में जब इसको बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे यहाँ पर इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये देखिए अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अगर आप लोग ढंग से देखिएगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अंग्रेजों ने हमारी कंट्री के ऊपर 200 साल तक वैसे ही रूल नहीं किया भाई साहब। उनके द्वारा चीजों को अंडरस्टैंड किया गया है, उनके द्वारा देखा गया हमारी कल्चर क्या है, किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते क्या पीते हैं, कैसे हम लोग चीजों को सोचते हैं। तो सब चीजों की स्टडी करने के बाद में जब वो हमारी कंट्री में घुसे, इवन हमारी कल्चर को भी जाकर इन्होंने अंदर जाकर घुसने की कोशिश की कि क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यही थे उसके, 1861 में इसको बनाया गया था। लोकेशन न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आता है। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बात की आप लोगों से। तो देखते हैं ये मुद्दा आगे क्या बनता है। पता चला और बाबरी वाला इशू कोई ऐसा बन जाता है तो ये सोचने वाली थोड़ी बात होगी, ठीक है।
तो ये था आर्टिकल इसके बारे में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जहां जहां पर मंदिर मस्जिद ऐसे बने हुए हैं पास्ट में तोड़कर, कि मंदिर बना दिया मस्जिद तोड़कर या मस्जिद बना दी मंदिर तोड़कर, क्या वहां पर हम लोग को उनको चेक करना चाहिए पहला क्या था और फिर उसको यहाँ पे वही चीज बनानी चाहिए जो वहां पे पहले थी? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए यहाँ पर, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ओके, तो फिर आगे चीजें देखेंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है यार, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। यहां पर बात की जा रही है टाइम टेस्ट टाई के बारे में। टाइम टेस्ट टाई यानी कि अगर आप लोग देखोगे हमारी कंट्री की और जो रसिया का जो रिलेशन रहा है वो पुराने समय से आज तक अगर उठाकर देखोगे बड़े ही प्यारे रिलेशन रहे हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ में हम लोग हमेशा उन्हें कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिले हैं। पर लेकिन पिछले कुछ टाइम में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में 2014 से रसिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो एक अलग डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें थोड़ा इशू बोल सकते हैं। और इसी के साथ में जो यहां पर प्रेजेंट टाइम में रसिया की जो सिचुएशन बन गई 2014 के बाद में, रसिया जो है क्रीमिया इशू पर निकाल दिया गया बाहर G8 कंट्री से, तो वो चाइना के खेमे में जाकर बैठ गया। तो एक इशू वो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे बन गए कि फिलहाल रसिया और इंडिया के रिलेशन जो है वो काफी लो लेवल पर चल रहे हैं एज कंपेयर टू अर्लियर। अगर पहले के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी यहां पर रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हमारी कंट्री की विजिट पर आए, तो कुछ ऐसे मुद्दे देखने को मिले कि अच्छी बात हुई पर कुछ बुरी भी बात हुई। तो अच्छी और बुरी बात दोनों यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है किसी कंट्री में वो माहौल बनाने आते हैं क्योंकि आगे चलकर फिर यहां पर लीडर आएंगे, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन हमारी कंट्री में आएंगे जो कि प्रेसिडेंट है रसिया के, तो उसमें आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर आर्टिकल ऐसे क्यों डिस्कस करते हो कि पहले अभी ये आए हैं फिर वहां पर वो आएंगे, तो जब पूरा जो सही लीडर आएंगे उसके बारे में बात कर लिए। देखिए आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा रसिया और इंडिया के रिलेशन के ऊपर एक पूरा मुद्दा रिवाइज कर दिया गया कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट के द्वारा, जो प्रेजेंट टाइम में रिलेशन है उसके द्वारा। तो आगे फिर से जब यहां पर जब जो व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो फिर से आप लोग का एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देखा करो। हो सकता है उस टाइम पर आर्टिकल में बहुत ऐसी चीजें न रहे जो अब इन्होंने डाल दी हैं, तो इस तरीके से कंबाइन आप लोगों का जो पैकेज हो जाता है अब का और उस टाइम पर जब वो आएंगे तो एक अच्छा वाला पैकेज आप लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक इंडिया और रसिया के रिलेशन के बारे में एक अच्छा सा आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आप लोग एक तरीके से अपना सीरियस रहकर अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ओके। अभी बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। बात है यहां पर, इनका नाम है सेर्गी लैवरोव, ठीक है। तो ये रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? ये एस जयशंकर साहब। तो दोनों मिले, ट्रेडिशनल टाई है इंडिया रसिया की काफी अच्छी। तो ये ट्रेडिशनल टाई जो है अभी टेस्ट करने की बात चल रही है। रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन हमारी कंट्री की विजिट पर आने वाले हैं। ये विजिट जो थी वो पोस्टपोन कर दी गई थी कोविड-19 के चलते, वो नहीं आ पाए थे। तो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन एनर्जी, न्यूक्लियर एंड स्पेस के बारे में बात करें और ट्रेड एग्रीमेंट भी की जा सकती है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के लिए इंडिया के साथ में क्या मुद्दे आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट बात बोली जाए तो रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके द्वारा पब्लिकली बोला गया कि रसिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया को कटिंग एज डिफेंस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देती है। कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है, हम रसिया इंडिया को वो देते हैं। नॉर्मल कोई कंट्री आप लोगों को ये प्रोवाइड नहीं करती। हमारी कंट्री और डिफेंस के बारे में रसिया की अगर बात करें आप लोग, काफी पुराने और अच्छे रिलेशन है। 1971 की वॉर के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, रसिया जो था वो हमारे खेमे में खड़ा हुआ था, जबकि यूएसए जो था वो पाकिस्तान के खेमे में खड़ा हुआ था। आज के डेट में अपोजिट हो चुका है, यूएसए हमारे साथ आ चुका है और रसिया काफी हद तक पाकिस्तान के साथ में जा रहा है। हालांकि अभी भी रसिया के साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं क्योंकि रसिया से सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में भी हम लोग। फर्स्ट नंबर पर आज के डेट में भी रसिया ही आता है, दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, तीसरे नंबर पर इजराइल आता है और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। आज की डेट में भी रसिया के साथ में अच्छे रिलेशन है। पर लेकिन पहले लगभग 70 से 80% हम लोग रसिया से खरीदते थे, अब लगभग 50% के करीब यहां पर ये घटकर आ चुका है। तो इसलिए थोड़ी सी बातें यहां पर की जाती है। तो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन में फिर भी रसिया के साथ में हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। अगर बात की जाए यहां पर अभी अपकमिंग टाइम में यहां पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग रसिया से S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं। ये इसको 5 बिलियन की डील आप लोगों को देखने को मिलेगी, $5 बिलियन, जो कि हमारी डायरेक्टली जो डिफेंस सिक्योरिटी को काफी अच्छा इंप्रूव करने वाली है। पर लेकिन ये रिसेंटली अभी यहां पर सदमे में इसलिए है क्योंकि रसिया से हम लोग अगर ये खरीदते हैं तो ये यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है क्योंकि रसिया उसकी एडवर्सरी लिस्ट में आता है। एडवर्सरी मतलब जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है।
तो यूएसए ये बोलता है कि जिसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है मेरा दुश्मन है। अगर उसके साथ में वो कंट्री जिसके साथ में मेरे अच्छे रिलेशन है कुछ खरीदता है उस कंट्री से जिसके साथ में मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है, तो मैं उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा सकता हूं जिसके साथ में मेरे अच्छे रिलेशन है। क्या कह रहे हो, कंफ्यूज कर दिया सर? समझिए एक मिनट। यहां पर जैसे रसिया हो गया और यहां पर यूएसए हो गया और यहां पर इंडिया हो गया, तो इंडिया और रसिया के रिलेशन अच्छे हैं, इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं, पर यूएसए और रसिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो यूएसए ये बोलता है कि अगर कोई कंट्री जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं वो इस कंट्री से सामान खरीदता है जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो मैं इस कंट्री के ऊपर अपने प्रतिबंध लगा सकता हूं जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं इनके, इंडिया के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी के चलते यहां पर सैंक्शन ये लगा देते हैं, तो यहां पर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया जा सकता है। इसीलिए इंडिया के द्वारा डायरेक्टली कुछ बात नहीं की गई ना रसिया के द्वारा S-400 सिस्टम पर। यहां पर ये अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिला। बाकी बात की जाए, कई सारे मुद्दे पर इनके कमिटमेंट दिखाए गए। डिफेंस पार्टनरशिप में इंटरनेशनल ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये S-400 सिस्टम ये आप लोग देखते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा, यहां पर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हमारी कंट्री से होता हुआ। यहां पर ये आप लोग देखिए, ये सेंट्रल एशिया से होता हुआ, रसिया से होता हुआ, ये यूरोप से होता हुआ, यहां से मेडिटेरियन सी से होता हुआ, रेड सी से यहां से होता हुआ, ये इंडिया के अंदर आता है। तो ये काफी अच्छा एक प्रपोज रूट है जिसमें इंडिया और रसिया मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान को भी अच्छे लेवल पर इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो इंपॉर्टेंट, तीसरा मुद्दा, पहले तो डिफेंस वाला है, दूसरे तीसरा मुद्दा है चेन्नई व्लादिवोस्तोक, ये पर्टिकुलर इंडिया और रसिया के बीच में कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। ये एक नई चीज आप लोग को जानने को मिलेगी, देख सकते हैं आप लोग। चेन्नई से होकर ये पर्टिकुलर एरिया से साउथ चाइना सी से, ईस्ट चाइना सी से होते हुए, साउथ कोरिया से होते हुए, सी जापान से होते हुए यहां तक कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। एक ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर इंडिया और रसिया काम करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखेगा, अगर आप लोग वैसे देखेगा इसको नॉर्मल तरीके से, तो दोनों साइड से कनेक्टिविटी हो गई। यानी कि एक तो आप लोग यहां से इसको देख सकते हैं, ये इस साइड से हो गया, और दूसरा यहां पे इस साइड से निकलकर और ये पहुंच गया ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये पहुंच गया, ये वाला। ठीक है, तो दोनों साइड से कनेक्टिविटी अच्छी होगी अगर हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अगर बात करें यहां पर जो वर्ल्ड वाइड व्यू है आज के डेट में, अगर देखा जाए इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, तो रीबैलेंसिंग की बात की जा रही है। यानी कि हम लोग जो है कई मुद्दों पर अभी जो है सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनको रीबैलेंस करने की बात है। क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे सही आगे नहीं बढ़ रहे हैं? नॉर्मली रसिया के बारे में बात करें या फिर यूएसए के बारे में आप लोग बात करिए, तो क्वाड ग्रुप आप लोग देखिए, क्वाड ग्रुप में 4 कंट्री है। एक साइड में है यूएसए, एक साइड में है जापान, एक साइड में है ऑस्ट्रेलिया और एक साइड में इंडिया। तो ये हमेशा एशिया पैसिफिक रीजन को ये इंडो पैसिफिक बोलते हैं, इनके इंडिया का नाम दे देते हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। नॉर्मली चाइना चिढ़ता है, बोलता है कि इंडो की यूज कर रहे हो, यहां पर एशिया यूज करो ना, इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो यहां पर? लेकिन अभी रसिया के जो लीडर यहां पर हमारी कंट्री में आए, उनके द्वारा इसको एशिया पैसिफिक ही बोला गया। ठीक है, जबकि हमारी कंट्री में इसको इंडो पैसिफिक बोला गया। तो एक तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिला। दूसरी जो बात है यहां पर, ये उन्होंने वो नहीं कहते मजाक उड़ाने के मामले में, इनडायरेक्ट वे में मजाक उड़ाया कि जो क्वाड ग्रुप है यहां पर उसको एशियन नेटो के तरीके से देखा जाता है। उन्होंने बोला, इंडिया के द्वारा भी डिसएग्री किया गया हालांकि इस बात पर, वो सॉरी एग्री किया गया कि देखिए एशिया के अंदर मिलिट्री अलायंस कोई ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये एक तरीके से इनएडवाइजेबल है, इनके ये सही तरीका नहीं है। अगर एशिया के अंदर भी ऐसा अलायंस बन गया जैसा नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसआर के टाइम पर काफी एक बड़ा मुद्दा बन गया था, तो ये यहां पर आज के डेट में अगर ऐसा कुछ बन जाता है, तो पता चला एक साइड में यहां पर नेटो बन गया जिसमें जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, एक साइड में रसिया हो गए, चाइना हो गए, पाकिस्तान हो गए, ईरान हो गए। तो ये हमारी कंट्री के लिए कई सही चीज नहीं है खासकर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्टिव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव होगी, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। अफगानिस्तान के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए, तो तालिबान के मुद्दे पर भी यहां पर इनके द्वारा अलग बात बोली गई। हम लोग चाहते हैं अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, पर लेकिन रसिया बोल रहे हैं कि तालिबान को पावर में लेकर आना है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर भी हमारा जो मुद्दा है उसके अपोजिट में जाकर बात करें, तो यहां पर भी इंडिया और रसिया सहमत नहीं है एक दूसरे से। नेक्स्ट बात की जाए, अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर हमारी कंट्री में आए, बिना प्राइम मिनिस्टर से मिले हुए ही चले गए यहां पर, तो कोई दोनों के बीच में प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की कोई बात ही नहीं हुई। जबकि यहां पर अगर बात करें, जो यूएसए के अभी यहां पर ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्रेटरी है, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर गए। तो ये थोड़ा सा मुद्दा है सोचने वाला। यानी कि जो यूएसए के स्पेशल एनवॉय थे जिनका नाम था जॉन कैरी, ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर जाते हैं, पर रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर नहीं जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुद्दा देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें हमारी कंट्री की विजिट के बाद में तुरंत जो है रसिया के जो लीडर हैं यहाँ पर, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो दोनों इनसे मिलने आ जाते हैं। यानी कि हमारी कंट्री से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं गए और वहां पर प्राइम मिनिस्टर इनको रिसीव करने तक आ गए। तो ये एक थोड़ा सा इंडिया के लिए सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है,
अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 9 साल के बाद में पहली विजिट है यहां पर, जिसमें रसिया के लीडर इस तरीके से पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए क्लियर मैसेज है कि ये डीप रिलेशन बनने जा रहे हैं। नॉर्मली अगर पाकिस्तान में पहले भी विजिट करते थे, जैसे 2012 में विजिट किया गया, तो ये बचते थे कि कोई ऐसी कमेंट न किया जाए जिससे इंडिया को बुरा लगे। तो यहां पर अभी ऐसा कोई कमेंट करने से नहीं बचे। इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान की हेल्प करेंगे काउंटर टेररिज्म के लिए, इनके टेररिज्म को टैकल करने के लिए। उसकी क्या हेल्प करोगे यार टेररिज्म को टैकल करने के लिए, जो खुद टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है। इसका मतलब ये कि इंडिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, जो यूएसए की गोद में जाकर बैठोगे, तो हम भी पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा लेंगे। तो ये मुद्दा देखने वाला है। तो ये रिलीवेंट जो भी इक्विपमेंट है जो हमको भी सप्लाई करते हैं, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये हमारी कंट्री के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर ये रिलेशन थोड़े से अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बात की जाए इंडिया और रशिया के बारे में, तो बोला जा रहा है कि सक्सेसफुली एड्रेस करना चाहिए हम लोग को जो भी हमारे बीच में मतभेद है, क्योंकि हमारे रिलेशन जो है वो काफी डीप है, ट्रेडिशनल है और टाइम टेस्टेड है। ऐसे ऐसे टाइम पर भी जब दुनिया साथ छोड़ देती है, रसिया हमारे साथ में खड़ा रहा। तो इंडिया को भी ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि एक तरीके से रसिया को किसी भी तरीके से हम लोग को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसको हम लोग नुकसान पहुंचाए, ठीक है। उसको नुकसान ना पहुंचाए मतलब एक तरीके से बुरा लगे, क्योंकि S-400 जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यूएसए के चलते। तो ये इस तरीके से किसी कंट्री के प्रेशर में आकर, जिस तरीके से हम लोगों ने ईरान के साथ में अपने रिलेशन बिगाड़ लिए, रसिया के साथ में अपने रिलेशन हम लोग नहीं बिगाड़ सकते। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम लोगों को करना पड़ेगा। तो दोनों साइड को यहां पर मिलकर काम करना चाहिए। जो भी दोनों बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी दिक्कतें चल रही है, उनको जल्दी से जल्दी सुलझा करना चाहिए उनका। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल लगा यार पर्सनली मुझे। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रिफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में। हमारी कंट्री में रिफ्यूजी अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह से आए। अभी फिलहाल म्यांमार से आ रहे हैं, उसके बारे में बात है। इंडिया को नीड है कि हमारी कंट्री में क्लिनिकली एड्रेस करना चाहिए कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो है उसको, और इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक लीगल हमारी कंट्री में एक लॉ, जिसके चलते हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज की जा सके। यानी कि हमारी कंट्री में कोई प्रॉपर लॉ नहीं है रिफ्यूजी की प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। रिफ्यूजी अगर कोई शरणार्थी बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, उसके बारे में बात की जा रही है। पहले आप लोग ये मैप देखिए, आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पास से अगर आज तक आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो कंट्री बन गए, तो दुनिया भर के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हमारी कंट्री में यहाँ पर रिफ्यूजी बनकर आए। 1971 में भी दुनिया भर के बांग्लादेशी रिफ्यूजी बनकर आए। आगे चलकर बात करें, अफगानिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजी हमारी कंट्री में देखने को मिल जाएंगे। तिब्बत के टाइम पर यहाँ पर, जब यहाँ पर तिब्बत चाइना के कंट्रोल में गया, दुनिया भर के रिफ्यूजी हमारी कंट्री में आए। दलाई लामा भी इवन आप लोग देखते हैं। श्रीलंकन रिफ्यूजी आप लोग को हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे LTTE की वॉर के टाइम पर। आज के टाइम पर म्यांमार से दुनिया भर के रिफ्यूजी हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, अभी रिसेंटली मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये वो एरिया है जहां से दुनिया भर के रिफ्यूजी हमारी कंट्री में म्यांमार से आ रहे हैं। तो अभी इंडिया के पास में क्या मुद्दे हैं इसको लेकर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। म्यांमारी सिटीजन जो है वो अपनी जान बचाकर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उनको वहां पर मारा जा रहा है, इवन बच्चों को भी मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है किसी को भी। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी लार्ज स्केल पर जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है वो निकल कर आ रही है। तो कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते कि जाओ मरो यार, हमारे देश में क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं, इंसानियत के नाते इस चीज को हम लोग नहीं कर सकते। तो म्यांमार के अंदर बात करें, पहले रोहिंग्या वाले रिफ्यूजी थे जिसको आर्मी ने मारकर भगाया। अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अपोज में जाकर यहां पर तख्ता पलट किया गया, तो उसके चलते अब नए रिफ्यूजी निकल कर आ रहे हैं। तो ये मुद्दे हम लोग को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो डिबेट करने वाली प्रॉब्लम यहां पर यही है कि एक तरीके से पहले रोहिंग्या वाला इशू, अब ये वाला इशू, तो कैसे हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में, तो उस टाइम पर यह बोला गया, कट ऑफ डेट 2014 रखी गई, जो उससे पहले आ चुके हैं, तो उसमें तो इनको कवर किया नहीं जा सकता है। अब कैसे इसको आगे लेकर चला जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर भी जैसे कंडीशन बनी है जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, इथनिकली या रिलीजियसली, अगर पड़ोसी देश के बारे में देखें तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से रिफ्यूजी आते रहते हैं। पाकिस्तान से भी रिफ्यूजी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री से रिफ्यूजी हमारी कंट्री में आते रहते हैं। तो हमारी कंट्री में एक प्रॉपर रूल होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कि जो रिफ्यूजी हैं और जो इमिग्रेंट है उनको हम लोग को एक जगह मिक्स नहीं करना चाहिए। रिफ्यूजी वो पर्सन होता है जो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आए, वहां पर उसकी जान जा सकती है। इमिग्रेंट तो कुछ भी हो सकता है, इलीगल तरीके से आ गया हो, वहां पर पता चला उसको सजा सुना दी गई है, भागकर हमारी कंट्री में आ गया, ठीक है, और किसी रीजन से जॉब लेने के लिए आ गया, और भी कोई मुद्दे हो सकते हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये बोली गई है कि हमारी कंट्री में कई सारे इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में अलग अलग टाइम पर, तो इनको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इलीगल इमिग्रेंट जो है यहाँ पर, ये सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाते हैं और सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हो जाते हैं। कई बार ऐसी बातें देखने को मिलती है। पर लेकिन जो रिफ्यूजी है वो बेचारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आते हैं,
क्योंकि अपने देश में वो खुश थे, पर लेकिन उनकी वहां पर कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उसके चलते वो वहां से भाग कर आए। कभी एक टर्म आप लोग और सुनने को मिल जाती है, इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, यानी कि क्लाइमेट की वजह से जो रिफ्यूजी बन गया है। तो ये भी एक मुद्दा रहता है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो इशू है आज के में हमारी कंट्री में, इनको फोकस देकर चलना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल हम लोग को इसके ऊपर मुद्दा काम करना चाहिए, रेमेडीज के निकालनी चाहिए, क्या क्या हो सकती है, ठीक है। किस तरीके से लैक ऑफ क्लैरिटी हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इशू को लेकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आज की डेट में अगर बात करें, इलीगल इमिग्रेंट अगर हमारी कंट्री में कोई आता है, ठीक है, इंडियन लॉ के हिसाब से अगर बात करें, चाहे कोई रिफ्यूजी हो चाहे कोई इमिग्रेंट है, उसको हम लोग फॉरेनर एक्ट 1946 से ट्रीट करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, क्योर है यहां पर अगर कोई हमारी कंट्री में ऐसा कोई पर्सन आता है, फॉरेनर बोला जाता है कि ये पर्सन हु इज नॉट ए इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि चाहे वो रिफ्यूजी हो चाहे वो इमिग्रेंट हो, एक टर्म यूज करते हैं, पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो कोई भी नहीं हो सकता, तो उसके बारे में कैसे आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं, समझना पड़ेगा हम लोग को। तो जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच में, इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं और रिफ्यूजी हैं, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लीगली इल इक्विप्ड टू डील किया जाता है हमारी कंट्री में नॉर्मली, तो दोनों में सेपरेशन होना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। ना तो हम लोग 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके हम लोग पार्ट हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ पर इसको देखा जाता था यूरोप के अंदर, फिर ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आ गया 1967 में, तो हम लोग ना इसका पार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्यूजी अगर हमारी कंट्री में आएंगे तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट तो हम लोग पास से भी करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम लोगों को किस तरीके से एडमिट करना है रिफ्यूजी को, ठीक है, एडमिट करना है फिर नहीं करना है। जैसे म्यांमार से कोई रिफ्यूजी आ रहा है तो प्रोटेक्शन कर रहा है वो अपनी लाइफ के लिए, तो उस तरीके से हम लोग कैसे लेकर चलना है, ठीक है। देखिए हम कैसे देख रहे हैं इसको, हम ऐसे देख रहे हैं, अगर म्यांमार से कोई रिफ्यूजी आता है हम उसको अलाउ करते हैं, तो पता चला कल को म्यांमार यानी कि नाई पाई डाओ और इसी के साथ में जो बीजिंग है उसके बीच में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्मी वैसे भी यहाँ पर चाइना के साथ में काफी कंफर्टेबल फील करती है, तो इससे हमारी कंट्री के इंटरेस्ट हैम्पर हो सकते हैं। पर लेकिन ये चीजें अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो इंसानियत के खिलाफ हम लोग जा सकते हैं। तो एक बैलेंस कैसे बनाना है वो सोचेगा। तो डोमेस्टिक लॉ हमारी कंट्री में कम से कम कोई होना चाहिए जो कि टेम्परेरी शेल्टर दे, अगर कोई रिफ्यूजी आ रहा है, ठीक है, और उसको परमिट करे वर्क करने के लिए, तब तक उसी कंट्री में अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं बन जाती है, हमारी कंट्री में थोड़ा बहुत कमाए खाए ताकि उसकी जिंदगी गुजर बसर चलती रहे। रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट, वर्क परमिट, या फिर रिफ्यूजी अगर कोई इस तरीके से है, जब एंड हो जाए उनकी कंट्री में गलत चीजें तो फिर उनको रिटर्न भेजा जाए, ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। टेम्परेरी अगर बात करें, न्यू दिल्ली को एक डिस्टिंक्शन करना चाहिए कि टेम्परेरी माइग्रेंट कौन है, इलीगल इमिग्रेंट कौन है, रिफ्यूजी कौन है, और कैसे इनके साथ में डील करना है वो समझना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, ये आप लोग को देखने को मिलेगा, मिजोरम। इसके द्वारा बोला गया कि रिफ्यूजी के को जो MGNREG है प्रोग्राम, उसके तहत उनको जॉब प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो काम करें और अपनी गुजर बसर तब तक करते रहें। तो ऐसे ऐसे भी प्रोग्राम आप लोग ले सकते हैं। तो कोई टेम्परेरी तौर पर आ गया, इलीगल तरीके से कोई आ गया, अपनी जान बचाकर, वहां पर पता चला किसी को सजा मिल गई, चोरी की, किसी का मर्डर कर दिया, भागकर हमारी कंट्री में आ गया, ठीक है, रिफ्यूजी आ गया अपनी जान बचाकर, इस तरीके जैसे अभी म्यांमारी आ रहे हैं। तो इन सब में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे हमारी कंट्री की हिस्ट्री है तो उस तरीके से हम लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना है और एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हार्वेस्टिंग सीजन है जिसका नाम है सिग्मोहो। तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। याद रखना आंसर इसका डी हो गया। सिंगमोहो जो है यहाँ पर इसको ससी हिरितोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाते हैं कि सिग्मोहो ने बोलकर आप लोगों को यहाँ पर ये वाला नाम दे देंगे, ठीक है। तो दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गोवा के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक तरीके से जो पैडी वगैरह, जो गोल्डन हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी, यानी कि जो पैडी यानी कि जो चावल वगैरह की जो खेती है उसके चलते यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं जब उसकी कटाई वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके नाम पर ये फेस्टिवल है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मॉर्निंग के लिए तैयार रहना इस वीडियो के लिए, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा और बाकी पीडीएफ आप लोगों को सारी टेलीग्राम पर इकट्ठे मिल जाएंगी, इस वाली वीडियो की भी और पास्ट वाली की भी, तो वहां पर आप लोग जरूर कनेक्ट हो जाइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।